जय हिंद दोस्तों सिचुएशन तालिबान अपने आप में जिस तरीके से आगे बढ़ा और जिस तरीके से धीरे धीरे निकल कर आ रहा है कि असलियत में तालिबान एक ऐसा प्रोजेक्ट पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट से ज़्यादा एक कठपुतली मात्र था और अमेरिका की पीठ पर तालिबान को लादा गया और तालिबान की पीठ पर हक्कानी नेटवर्क को लादा गया और हक्कानी नेटवर्क की पीठ पर आईएसआई बैठा हुआ है। इस पूरे खेल में अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा विजेता बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान इस खेल में विजेता बनकर उभर रहा है। लेकिन यहाँ ना केवल भारत लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसीज़ हैं वो और यहाँ तक कि दूसरी सुपर पावर्स हैं वो उन सब की चिंताएं बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। और जिस तरीके से पंजशीर वैली के अंदर लगातार तालिबान जीतता जा रहा है और सिचुएशंस जो हैं वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं इंडियंस के या यूं कहें कि दुनिया के, और तालिबान जिस तरीके से कब्जा कर रहा है इसके ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। इस पूरी कवायद में भारत जो अपनी वेट एंड वॉच की पॉलिसी है वो अपनाकर कहीं कुछ ज़्यादा बड़ी गलती तो नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, दाल में कुछ काला, या यूं कहें कि अफ़गानिस्तान में इस समय पर जो भी दाल दिखाई दे रही है वो पूरी की पूरी काली हो चुकी है। आओ ज़रा इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं ताकि हमें आगे सिचुएशंस को पता लगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आपका या आपके छोटे भाई बहन का या बच्चों का किसी का भी भविष्य में यूपीएससी तक की तैयारी करने का कोई भी प्लान है तो दोस्तों असलियत में यूपीएससी की तैयारी कोई किताब पढ़कर नहीं होती। वास्तव में ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है और एक ऐसा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसके अंदर स्टडीज़ के मामले में आपका जो है पर्सपेक्टिव, जो आपका दृष्टिकोण है वो डेवलप करना होता है, अप्रोच डेवलप करनी होती है, सोच विकसित करनी होती है। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसकी बेसिक शुरुआत एनसीईआरटी से हो जाती है। भाई कुछ तो हैं वो बॉर्न हीरो होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बॉर्न हीरो होते हैं, यानी वो हीरो पैदा ही हीरो हुए होते हैं। दे आर बॉर्न हीरो। बॉर्न हीरो का मतलब ये है वो पैदा ही हीरो के रूप में हुए हैं, तो उनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरे वो लोग होते हैं जो भले ही बॉर्न हीरो नहीं हैं लेकिन अगर उसके अंदर क्वालिटी है कि उनको तराशा जाए तो वो हीरो के रूप में उभर सकते हैं। ऐसे अगर आप हैं तो उसको ट्राई किया जा सकता है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का, यानी आपका कोई भी जानकार या बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है हमारे इस यूपीएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। इसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं पढ़ाने वाले, हम पढ़ाएंगे वही एनसीईआरटी लेकिन एक डिफरेंट अप्रोच के साथ। 1 घंटे की हमारी क्लास होगी, इससे ज़्यादा क्लास भी नहीं है। 1 घंटे की इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे की अप्रोच डेवलप करेंगे ताकि बच्चा पूरी ताकत के साथ तैयारी करे और आगे बढ़े। और जब जिस समय वो तैयारी करने की सिचुएशन में पहुंचे वो अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करे, उसका बेस स्ट्रांग हो और साथ में उसकी अप्रोच वही हो जो यूपीएससी को अप्रोच चाहिए होती है। अब दोस्तों इसकी फ़ीस हमने बहुत ही बेसिक अमाउंट रखा है ताकि किसी भी स्टूडेंट को ये भारी ना लगे। 500 रुपीज़ पर मंथ, जो अपने आप में एक बहुत बेसिक अमाउंट है। इतनी तो लोग ट्यूशन्स की फ़ीस दे देते हैं। ये फ़ीस हम कम इसलिए नहीं रख पा रहे कि हम कोई छोटा मोटा ब्रांड है, बल्कि हम ये फ़ीस इसलिए कम रख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, सौरव गांगुली या ऐसे किसी सेलिब्रिटी को पैसे देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनली टीचर हैं, मैं और मेरे सारे जो भी टीम मेंबर्स हैं वो प्रोफेशनली टीचर्स हैं। हमें किसी को करोड़ों रुपए देकर उससे ये कहलवाने की ज़रूरत नहीं है कि हम पढ़ा कैसा सकते हैं। आप आइए हमारे पास पढ़ के देखिए, अपने आप आपको पता लग जाएगा हम अच्छा पढ़ाते हैं या बुरा पढ़ाते हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए किसी हीरो को क्योंकि हमें कुछ देना नहीं है, ना किसी सीरीज़ को डेवलप करवा के कोई एक किसी फैक्ट्री जैसी कोई सीरीज़ को डेवलप करवा के हमारे को आपको ये बताने की ज़रूरत है कि हमारा नाम जान लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पसंद आए आ सकते हैं, नहीं पसंद आए तो भैया आप जाइए लाखों रुपए फीस भरिए। लाखों रुपए फीस में भी हमसे कहीं कम एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ाएंगे। जो हम पढ़ाएंगे वो उसकी डिफरेंट अप्रोच होगी। बस ये है वहाँ पर आपको एक शोबाजी कुछ ज़्यादा मिल जाएगी। और क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं तो शायद उन सेलिब्रिटीज़ के कहने से ही आपके पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाए।
वी आर प्रोफेशनल टीचर्स, एक बार हमें भी ट्राई करके देख लिया जाए स्टडीज़ के मामले में। क्योंकि मैं अगर ये बताऊं कि कौन हीरो अच्छा है और कौन नहीं, और उसी की फिल्म देखो, तो वो अच्छी बात नहीं है। जिसकी फिल्म आपको पसंद आएगी आप उसी को देखोगे, और या फिर मैं आपको ये तो कह ही नहीं सकता कि आपको वही हीरो पसंद आना चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको ये नहीं कह सकता कि वही हीरो पसंद आना चाहिए, तो कोई हीरो ये कैसे आके बता सकता है कि आपको इसी कोचिंग में जाना चाहिए, जबकि उस कोचिंग के उसके खुद के हीरो के बच्चे तो पता नहीं कहाँ पढ़ रहे होंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर कि अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी शुरू कर चुके हैं और आपके एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स मजबूत हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी फीस जो है हमने 500 रुपीज़ पर मंथ की रखी हुई है, ताकि आप में से कोई भी बच्चा पढ़ाई में पीछे ना रह जाए। इन नंबर्स के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब दोस्तों टॉपिक के ऊपर आते हैं। यहाँ हम इस पूरे मैप पे जरा क्या होता है कि पढ़ाने का थोड़ा आनंद अलग ही आता है, और मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल भी रहता है माइंड के अंदर एक मैप क्रिएट करने का। दोस्तों यहाँ अगर इस मैप को देखा जाए, यहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर एक जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है तालिबान। और मैंने आपको बताया कि तालिबान की पीठ पर बैठाया हक्कानी को, और हक्कानी की पीठ पर बैठा है आईएसआई। और मज़े की बात यह है, आईएसआई की पीठ पर, या यूं कहें पाकिस्तान की पीठ पर बैठा है इस टाइम पर चाइना। और अमेरिका को इस तरीके से एक खेल में उलझाया गया और यहाँ से बाहर निकाल दिया। हालांकि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, अलग अलग ओपिनियंस हैं, उन अलग अलग ओपिनियंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मोटे तौर पर अगर देखें तो तालिबान बहुत तेज़ी से काबुल के ऊपर कब्जा कर लेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हक्कानी नेटवर्क तालिबान के जितने भी इम्पॉर्टेंट और कैपेबल लीडर्स हैं उनको सत्ता से दूर रख के अपने कठपुतली नेताओं को, जो भले ही नाम से तो तालिबानी हो लेकिन उंगलियों पे नाच रहे हों पाकिस्तान के, उनको गद्दी पर बिठाना चाहता है, इसमें भी दो राय नहीं। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान वालों की आपस में गोलीबारी हो गई, जिसमें मुल्ला बरादर जो हैं वो घायल होकर पाकिस्तान के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उसके तुरंत बाद आप यहाँ अगर देखते हैं तो आईएसआई जो चीफ हैं वो काबुल पहुंचते हैं, और अगले 2 दिन के अंदर खबर आती है कि अहमद मसूद के घर पर तालिबान पहुंच चुका है, कब्जा हो चुका है, और सारे जो भी लड़ाके हैं पंजशीर वाले, यानी पंजशीर का पतन हो चुका है, और पंजशीर के लड़ाके मैदानी इलाकों को छोड़कर भाग निकले हैं, और वहां से वो आसपास के पहाड़ी इलाकों के अंदर छुपकर अपना कैंपेन आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके से हम जो कहानी गा रहे हैं वो ये कि यहाँ इस काबुल के ऊपर कब्जे के साथ पंजशीर वैली पर कब्जे का सीधा सीधा मतलब ये है कि आखिरी अपोनेंट, जो तालिबान का आखिरी अपोनेंट है, वो भी ख़त्म हो चुका है। और तालिबान का आखिरी अपोनेंट ख़त्म होने का मतलब ये, या फिर वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो अपने गढ़ को भी नहीं बचा पा रहा है, और हालात इतने बुरे हैं कि उन्हें अपने घर तक, गढ़ तो छोड़ो, अपने घर तक को बचाने में मुश्किल हुई। ऐसे में क्या तालिबान के सारे दुश्मनों को ख़त्म होते देखना दुनिया के फेवर में है, दुनिया के हक में है, और इंडिया जो यहाँ खड़ा होकर वेट एंड वॉच की सिचुएशन के अंदर लगा हुआ है कि रुको और देखो, इंतज़ार करो और देखो कि ऊंट किस करवट बैठता है, कहीं ये पॉलिसी गलत तो होने जा नहीं रही है। उसके पीछे का रीज़न सोच कर देखिए। असलियत में पूरी दुनिया जिस ओपिनियन के आसपास घूम रही है, पूरी दुनिया जिस ओपिनियन के आसपास घूम रही है, वो असलियत में है गुड तालिबान। वो असलियत में है गुड तालिबान। और ये जो गुड तालिबान है, इसे स्ट्रेंथन करो, यानी इसे मजबूत करो, और इसे जितना ज़्यादा आप मजबूत करोगे, दुनिया जिस उस पर चल रही है, स्ट्रेंथन करो और कोऑपरेट करो। अगर आप यहाँ कह रहे हो कि इसे मजबूत किया जाए,
इसके साथ सहयोग किया जाए तो ये गुड तालिबान ही स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान ला सकता है। और अगर ये अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी ला सकता है तो इसे सपोर्ट करा जाना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में चलो हम एक बार को मान लेते हैं कि ये जो भी तालिबानी यहाँ पर बैठे हैं ये गुड तालिबान है, लेकिन असलियत में कंसर्न ये नहीं है कि ये जो तालिबान है ये गुड है या बैड है। असलियत में ये जो तालिबान है ये जिसका भी प्रोजेक्ट है वो है पाकिस्तान। और सवाल ये है कि क्या इस पाकिस्तान की जो इंटेंशंस हैं वो गुड हैं या बैड हैं। इस तालिबान की इंटेंशंस के पीछे हमें दुनिया को तालिबान से मतलब कम, और तालिबान के पीछे जिसका दिमाग, जिसकी पावर, जिसका सब कुछ चल रहा है वो है पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान की इंटेंशंस ठीक हैं दुनिया को लेकर और साथ में इंडिया को लेकर। असलियत में यहां पर हम सबको दो गेम्स को देखना पड़ेगा। एक तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के असलियत में पाकिस्तान की यहां पर हिस्ट्री क्या है, आपको समझ में आएगा। यहां असलियत में पाकिस्तान की हिस्ट्री दुनिया के अंदर बहुत ही खतरनाक रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के दिन पाकिस्तान दुनिया में और कुछ एक्सपोर्ट करे या ना करे, दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान है। जिस तरीके से बैक स्टैबिंग की है अमेरिका को, बैक स्टैबिंग की है और डबल क्रॉस किया है अमेरिका को, वो भी बात असलियत में किसी से छिपी हुई नहीं है। और रही बात इंडिया के लिए इंटेंशंस की, तो देखो दोस्तों साफ बात है, शायद ही हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा इंसान होगा जो ये कह सके कॉन्फिडेंटली, मैं पाकिस्तान परस्तों की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे होते हैं जो हाइलाइट्स बटोरने में माहिर होते हैं, लेकिन शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई इंसान होगा जो ये कहेगा कि पाकिस्तान की इंटेंशंस इंडिया के लिए ठीक हैं या अगले 10-20 साल के अंदर इंडिया के लिए पाकिस्तान की इंटेंशंस ठीक हो जाएंगी और हिंदुस्तानी पाकिस्तानी दोनों भाई भाई हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा या हमारे फॉरेन ऑफिस में ऐसा कोई भी इंसान बैठा हुआ होगा जो ये सोच रहा होगा। ऐसी सिचुएशन में हमें असली प्रॉब्लम इंटेंशंस ऑफ तालिबान से कम और इंटेंशंस ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। फिर भी एक बार को जो दुनिया का मीडिया या दुनिया के लोग सोचकर चल रहे हैं कि अगर तालिबान को सपोर्ट किया जाए तो तालिबान अपने पैरों पर खड़ा होगा, तो मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से हक्कानी नेटवर्क को इसके साथ जोड़ा, इस तालिबान के साथ जोड़ा और साथ में इस हक्कानी नेटवर्क के पीछे जितने भी पाकिस्तान प्रोजेक्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको असलियत में हक्कानी नेटवर्क के पीछे खड़ा कर दिया। जैसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको वहां खड़ा कर दिया। और पाकिस्तान इस समय पर जितनी भी वहां से खबरें आ रही हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशंस निकल कर आ रही हैं, उनमें साफ स्पष्ट शब्दों में दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान खुले तौर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में पहले अफगानिस्तान में अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहता है। यही रीज़न है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान ने बड़ी ही चालाकी के साथ तालिबान को तो सराउंडिंग्स ऑफ अफगानिस्तान में उलझाए रखा और हक्कानी नेटवर्क को सीधा काबुल भेजा। और आज के दिन काबुल के ऊपर
और आज के दिन काबुल के ऊपर हक्कानी नेटवर्क का कब्जा है, ना कि तालिबान का कब्जा है। अब ऐसी सिचुएशन में आप मुझे बताओ कि तालिबान के जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो कांदहार में रहते हैं, और जो अखुंदजादा हैं वो हुए चाहे और दूसरे हुए, वो सारे के सारे इस टाइम पर कांदहार के अंदर हैं, और जो मेन पॉलिटिकल सेंटर ऑफ अफगानिस्तान है वहां पर काबुल है। काबुल के ऊपर हक्कानी नेटवर्क का कब्जा है। और सबसे बड़ी बात ये कि पंजशीर वैली के अंदर जो नॉर्दर्न अलायंसेस वहां पर मौजूद थी, असलियत में अगर यहां इस नॉर्दर्न अलायंसेस को उठाकर देखा जाए तो नॉर्दर्न अलायंसेस के साथ किसी तरीके की बीच बचाव की रणनीति की तरफ अखुंदजादा और तालिबान के दूसरे लीडर्स थे। लेकिन अगर आप देखें तो अखुंदजादा, मुल्ला बरादर और दूसरे तालिबानी लीडर्स को ओवर पावर करते हुए हक्कानी जो था वो इस फेवर में था कि किसी भी तरीके से उस पंजशीर वैली के ऊपर कब्जा किया जाए और वहां नॉर्दर्न अलायंस और जितने भी ताजीक लड़ाके हैं, चाहे वो अहमद मसूद की फॉर्म में हो, या तो अहमद वली मसूद की फॉर्म में हो, या फिर वो अब्दुल्ला सालेह की फॉर्म में हो, ये सारे के सारे इन सबको जिसे कहते हैं साइडलाइन किया जाए और वहां अपने आप को डोमिनेट किया जाए, तो हक्कानी नेटवर्क। और यकीन मानिए यही एक रीज़न है कि तालिबान और हक्कानी की जब लड़ाई होती है उसके बाद आईएसआई चीफ जो हैं वो काबुल पहुंचते हैं और बहुत तेज़ी के साथ पंजशीर वैली के ऊपर कब्जा करने का दावा किया जाता है। और यहां तक कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर पंजशीर वैली के ऊपर कब्जा कर लिया। अब सवाल यह है, यहां पाकिस्तान दुनिया के बाकी पावर्स को कैसे हैंडल कर रहा है या बैलेंस कर रहा है। तो आप इस खबर को जोड़कर देखिए कि एक तरफ तो तालिबान और हक्कानी नेटवर्क की जगह पर आईएसआई चीफ का नाम और पाकिस्तानी आर्मी का नाम, पाकिस्तानी आईटी सेल का नाम, पाकिस्तानी वो माइन स्वीपर्स का नाम, बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम जुड़ रहे हैं पंजशीर के ऑपरेशन से। दूसरी तरफ इसी पाकिस्तान से खबर आती है कि इस्लामाबाद से लेकर कराची से लेकर लाहौर से लेकर बहुत सारे दूसरे शहर में अमेरिकन सोल्जर्स दिखाई दिए। और कल ही मीडिया में न्यूज़ चल रही थी कि पाकिस्तानी जो एयर स्पेस है उसके अंदर अमेरिकन शिनुक हेलीकॉप्टर्स दिखाई दिए। यानी एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका को दोबारा ठग रहा है इस चीज़ में कि हम अफगानिस्तान में या पंजशीर वैली में कुछ बोलें, तुम कुछ मत करना, और दूसरी तरफ यहां पर पाकिस्तान उसके बदले में अमेरिकन सोल्जर्स को अफगानिस्तान से तेजी से निकालकर अपने यहां स्थापित करने या अपने यहां ठहराने और यहां से सेफ एग्जिट देने में लगा हुआ है। यानी बैलेंस ऑफ पावर इस समय पर जो सबसे ज्यादा कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर जितना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन मेरा यहां पर इंडिया के मामले में एक कंसर्न है। इंडिया के मामले में दोस्तों असलियत में मेरा कंसर्न ये है कि इस समय पर इंडिया की पॉलिसी क्या है, वेट एंड वॉच की। अगर वेट एंड वॉच की इंडिया की पॉलिसी है और यहां पर इंडिया का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि इंडिया हमेशा से 1996 से लेकर 2001 के बीच और उसके बाद जब अमेरिका एंट्री करता है तब से नॉर्दर्न अलायंस का हमेशा से सपोर्टर रहा है और अब्दुल्ला सालेह से लेकर बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर इंडिया हाथ पर हाथ रख के बैठा हुआ है और दुनिया की तरफ देख रहा है कि दुनिया वहाँ पर किस तरीके से तालिबान से डील करती है
और यहां पर इस शांति से बैठने की कोशिश का नतीजा यह है कि पाकिस्तान इस टाइम पर खुलकर तालिबान के साथ अफगानिस्तान में एंटर करके अपनी मनमानी कर रहा है। मेरा कंसर्न ये है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान ने सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस को या जितने भी अपने अपोनेंट्स थे उनको या तो अपने साथ मिला लिया है या फिर कहीं ना कहीं उनको हरा रहा है और इंपॉर्टेंट लोकेशंस के ऊपर अपना कब्जा करता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों यहां कहीं ऐसा ना हो कि हम वेट एंड वॉच करते रह जाएं और वहां पर हमारा इंडिया का जो आखिरी एस्टेब्लिशमेंट है, लास्ट एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी या लास्ट एक सपोर्ट है जिसके ऊपर उम्मीद करके अपना मोर्चा अफगानिस्तान में इंडिया संभाल सकता है, अगर वो भी गिर गया, वो रोटी की कमी की वजह से या हथियारों की कमी की वजह से ख़त्म हो गया या हार गया, तो दोस्तों इसका सीधा मामला ये है कि इंडिया वुड कंप्लीटली गेट आउट ऑफ अफगानिस्तान। इंडिया जो है अफगानिस्तान से पूरे तरीके से बाहर निकल जाएगा और फिर इंडिया का वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ग्राउंड नहीं बचेगा। हालांकि मुझे अपने विदेश मंत्रालय के ऊपर पूरा भरोसा है और अभी भी विदेश मंत्रालय के पास एक कार्ड, एक तुर्प का इक्का ऐसा बचा हुआ है जिससे वो तालिबान और पाकिस्तान पर दबाव बनाए रख सकता है और आने वाले समय में अगर उस कार्ड ने पे करना शुरू किया तो उसका डायरेक्ट असर ये होगा कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, इंडिया उसके काबू में नहीं आएगा। उसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहां जो अब्दुल्ला सालेह से लेकर अहमद मसूद से लेकर नॉर्दर्न अलायंस जो बचा खुचा बेशक है, ये अगर हार रहा है तो इंडिया को इसे मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए और उस सीरियसली लेने का असर ये होगा कि आप अपना एक प्रेजेंस वहाँ बना पाएंगे, वहाँ बनाए रख पाएंगे अपना प्रेजेंस। और अगर इंडिया ने वहाँ पर ये अपना लास्ट प्रेजेंस भी खो दिया तो नए एसेट्स को वहाँ पर बिल्डअप करने में इंडिया के पसीने छूटने वाले हैं। अब आगे इसमें कहाँ तक क्या है और बहुत सारी अंदर खाते की जो खबरें हैं वो क्या हैं, देखो एक मैटर होता है जो पब्लिक के सामने आ रहा है, एक है जो गलती से सामने आ जाता है, एक होता है जो जान के लीक किया जाता है और एक ऐसा है जो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। उसके पीछे की कहानी वो होती है जो किसी को समझ में नहीं आती। तो दोस्तों असलियत में इसी के ऊपर डिस्कशन आगे हम करते हैं कि मामला क्या है, किस तरीके से है, और अगली वीडियो के अंदर अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।